बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भार और भारवक्र विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और परिभाषाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे और ये इस अध्याय का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इसमें आगे जो परिभाषाएं हैं वो है जैसे भार गुणक। भार गुणक होता है लोड फैक्टर, इंग्लिश में लोड फैक्टर कहते हैं, हिंदी में भार गुणक कहते हैं। इसकी अगर इसको अपन डिफाइन करें तो ये होता है औसत भार डिवाइड बाई अधिकतम भार। औसत भार अपॉन अधिकतम भार। हम औसत भार कैसे निकालेंगे और अधिकतम भार कैसे निकालेंगे, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उन दोनों का अनुपात जो है वो लोड फैक्टर कहलाएगा। इसको जब भार को कई बार मांग के रूप में लिखते हैं, यानी डिमांड के रूप में, तो हम लिख देंगे औसत डिमांड अपॉन अधिकतम डिमांड। इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। तो औसत इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे यदि टी से गुणा कर दें तो ये हो गया औसत भार इंटू टी यानी समय अपॉन अधिकतम भार इंटू समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टी घंटे में टी कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे हो सकते हैं या पूरे महीने का समय हो सकता है। तो टी घंटे में उत्पादित ऊर्जा अपॉन अधिकतम मांग इंटू टी। तो अगर अपने को डेली लोड फैक्टर निकालना है तो ये हो गया किलोवाट आवर प्रतिदिन के किलोवाट आवर इंटू अपॉन अधिकतम मांग इंटू 24। तो दैनिक लोड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये सभी एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये एक बेसिकली एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है। मूलतः फॉर्मूला वही है, औसत भार अपॉन अधिकतम भार। उसको जैसे समय से गुणा कर दिया तो ये हो गया टी घंटे में उत्पादित यूनिट्स अपॉन अधिकतम मांग या अधिकतम भार इंटू टी। तो दैनिक लोड फैक्टर अगर हमें निकालना, दैनिक भार गुणक यदि निकालना है तो ये हो गया एक 24 घंटे में कुल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए डिवाइड बाई अधिकतम मांग जो 24 घंटे में रही इंटू 24। उसी तरीके से यदि मासिक लोड फैक्टर निकालना हो तो किलोवाट आवर पूरे महीने में कितने प्रोड्यूस हुए डिवाइड बाई अधिकतम मांग इंटू 24 इंटू 30। इस प्रकार से हम इसको वार्षिक रूप से भी निकाल सकते हैं। और ये भार गुणक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। भार गुणक किसी भी प्लांट का, किसी भी सब स्टेशन का जितना ज़्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। तो इस कोशिश ये की जाती है कि भार गुणक जो है वो अधिक से अधिक हो, क्योंकि जब अगर हम इसका कर्व बनाएं तो जैसे जैसे भार गुणक बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम भार गुणक को ज्ञात कर सकते हैं और इसके विद्युत के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड की डाइवर्सिटी होती है। हम जानते हैं कि किसी भी सब स्टेशन से कनेक्टेड बहुत अलग अलग तरह का लोड होता है। जैसे एग्रीकल्चर लोड भी हो सकता है, कॉमर्शियल लोड भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोड भी हो सकता है और रेजिडेंशियल लोड भी हो सकता है। हर एक की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग होती है, लेकिन वो अलग अलग जो मैक्सिमम डिमांड हर एक की अलग अलग तो होती है, लेकिन वो एक साथ उत्पन्न नहीं होती। जैसे घर के अंदर जो अधिकतम मैक्सिमम डिमांड आएगी वो शाम के समय आएगी। किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए 10 से 5 का टाइम है उस इंडस्ट्री का, तो 10 से 5 के बीच में ही आएगी उसकी अधिकतम डिमांड। घर के अंदर शाम के समय आएगी जब ज़्यादातर लोगों को रोशनी की ज़रूरत है। यदि हम कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन देखें तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में शाम के समय अधिकतम डिमांड आएगी। तो इस तरीके से इसकी क्या डाइवर्सिटी रहती है। जैसे स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइट की डिमांड तो रात के समय ही होगी, दिन में तो हो नहीं सकती। तो
भार, ये जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग रहती है, विषमताएं अलग अलग रहती हैं। तो इसके आधार पे हम हर एक एंटिटी की जो मैक्सिमम डिमांड है उन सबको जोड़ के उस हिसाब से किसी भी प्लांट को या सब स्टेशन को या लाइन को डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमें इस डाइवर्सिटी फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, यदि इसको परिभाषित करें तो विभिन्न उपभोक्ताओं की अधिकतम मांगों का योग, यानी विभिन्न उपभोक्ता जितने भी हैं, मान लीजिए उसके 5 उपभोक्ता लगे हुए हैं, तो पाँचों उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग का योग कर देंगे, डिवाइड बाई शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग कितनी है। यानी अलग अलग जो उपभोक्ता है, मान लीजिए 5 उपभोक्ता लगे हुए हैं, एक का 400 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, दूसरे की 600 है, तीसरे की 800 है, चौथे की 200 है और पाँचवें की 500 है। तो इन सब का हम योग कर देंगे, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 500, तो ये हो गई 2500। और उस प्लांट की जो अधिकतम डिमांड है, उस सब स्टेशन की, उस शक्ति संयंत्र की जो भी अधिकतम डिमांड है वो मान लीजिए 2000 किलोवाट है। तो इस तरीके से 2500 बटे 2000 यानी 1.25 इसका डाइवर्सिटी फैक्टर होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी तक हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स समझे हैं, एक तो लोड गुणांक और एक डाइवर्सिटी फैक्टर। अब इसी से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। एक होता है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व से आप क्या समझते हैं? रिजर्व बहुत ही आसान चीज़ है कि जितनी हमारी मैक्सिमम डिमांड है उससे ज़्यादा जो हमारी कैपेसिटी है वो रिजर्व में पड़ी रहती है। कभी इमरजेंसी के समय यदि हमारी मांग और बढ़ जाए तो उस समय हम उस रिज़र्व कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट की है और उसमें यदि मैक्सिमम डिमांड ही, उस प्लांट के ऊपर लगने वाली मैक्सिमम डिमांड ही 800 मेगावाट है, तो इसका मतलब 2000 मेगावाट उसकी रिज़र्व 200 मेगावाट उसकी रिज़र्व कैपेसिटी है। यानी 1000 में से 800 घटा दिया तो 200 आ गया, 200 उसकी रिज़र्व कैपेसिटी है। अब रिज़र्व कैपेसिटी कई तरह की होती है, जैसे एक तो होता है कोल्ड रिज़र्व। कोल्ड रिज़र्व का मतलब ये होता है कि वो क्षमता उस प्लांट की है लेकिन वो उस समय ऑपरेटिव नहीं, एकदम से अगर मान लीजिए लोड बढ़ जाता है तो हम उसको उस समय एकदम तुरंत चालू नहीं कर सकते, लेकिन उस समय में वो क्षमता चालू की जा सकती है और उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी वो इंस्टेंट अपने को उपलब्ध नहीं है, उस समय पश्चात वो हमें अवश्य रूप से उपलब्ध है। अब होता है हॉट रिज़र्व। हॉट रिज़र्व थोड़ा सा अलग होता है। हॉट रिज़र्व होती है बेसिकली बॉयलर की क्षमता, इसीलिए इसका नाम हॉट रिज़र्व है। यानी बॉयलर मान लीजिए कोई 1000 मेगावाट के हिसाब से डिज़ाइंड है, उस पर 800 मेगावाट का लोड है, इसका मतलब 200 मेगावाट जो है उसकी क्षमता हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। यानी बॉयलर अगर मान लीजिए अंडर यूटिलाइज है तो हम उस बॉयलर की क्षमता को कभी भी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद उसकी क्षमता जो है तुरंत बढ़ जाएगी, तो वो हॉट रिज़र्व कहलाते हैं। बेसिकली बॉयलर की क्षमता होती है वो। फिर होता है ऑपरेटिंग रिज़र्व। तो जो पीक डिमांड है उससे अधिक भार की स्थिति जैसे ही उत्पन्न होती है तो उस समय बेसिकली जनरेटर की एक्सेस क्षमता होती है, तो वो उसको तुरंत जो है सेवा प्रदान कर सकती है। तो हॉट रिज़र्व हो गई बॉयलर की, ऑपरेटिंग रिज़र्व हो गए अल्टरनेटर की जो एक्सेस क्षमता होती है वो होती है। फिर होते हैं स्पिनिंग रिज़र्व। स्पिनिंग रिज़र्व होते हैं बस बार पर एडिशनल सप्लाई जो उपलब्ध होती है उसे स्पिनिंग रिज़र्व कहते हैं, जिसको आप किसी भी समय, मतलब वो हमेशा उपलब्ध है, जब भी आप उसको ज़्यादा सप्लाई लेना चाहेंगे आप उससे आप ले सकते हैं। यानी बस बार के ऊपर जो एक्सेस सप्लाई उपलब्ध होती है वो स्पिनिंग रिज़र्व कहलाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और वैसे भी अपने को ये क्लियर होना चाहिए। अपन पावर सिस्टम में कहीं भी काम करें तो उसमें
ये अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि रिज़र्व कितनी तरह के होते हैं, रिज़र्व होते क्या हैं और कौन से रिज़र्व की क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये विभिन्न प्रकार के रिज़र्व मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट इसमें जो परिभाषा है वो है प्लांट गुणक की। प्लांट गुणक, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट फैक्टर। गुणक का मतलब फैक्टर। तो ये जैसे भार गुणक होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन ये प्लांट का होता है, आउटपुट साइड का होता है। भार गुणक जनरली जो पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट फैक्टर जो है उस शक्ति संयंत्र का या उस प्लांट का होगा। तो इसको परिभाषित करेंगे स्टेशन की आउटपुट किलोवाट आवर, यानी कितने उसमें किलोवाट आवर उपलब्ध हुए। और उसमें मान लीजिए 4 अल्टरनेटर अलग अलग लगे हुए हैं। एक की क्षमता किलोवाट आवर 1 है, दूसरे की किलोवाट आवर 2 है, तीसरे की 3 है। एक H1 पहला वाला H1 घंटे चला, दूसरा वाला H2 घंटे चला। तो प्लांट की आउटपुट एनर्जी, टोटल आउटपुट एनर्जी, यानी टोटल उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई डिवाइड बाई किलोवाट ऑफ KW1 इंटू H1 प्लस KW2 इंटू H2 प्लस KW3 इंटू H3। इस तरीके से हम सभी प्लांट्स के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को जोड़ देंगे और स्टेशन की, तो ये तो सारा हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में होगा प्लांट के द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये होता है प्लांट गुणक या प्लांट फैक्टर। नेक्स्ट है इसमें कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर होता है वास्तविक उत्पादित ऊर्जा, यानी जो वास्तव में कितनी जो ऊर्जा का उत्पादन हुआ डिवाइड बाई प्लांट की क्षमता किलोवाट में, और दिए गए समय, वो कितने समय वो ऑपरेट रहा, वो 100 घंटों में। तो इसको अपन जो वास्तविक उत्पादित ऊर्जा है उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो औसत भार है उसको यदि हम, या औसत उसकी डिमांड है उसको यदि हम T से गुणा कर दें तो वास्तविक उत्पादित ऊर्जा आ जाएगी अपॉन निर्धारित प्लांट क्षमता, जो भी प्लांट की क्षमता है। इसको इस रूप से भी निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें परिभाषा आती है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये सभी अपने इसमें दी हुई हैं, तो इसको अपने को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है प्लांट यूज़ फैक्टर। प्लांट यूज़ फैक्टर, प्लांट उपयोगिता गुणांक। अब शक्ति स्टेशन की अधिकतम मांग, इसको करेंगे भाई शक्ति स्टेशन की अधिकतम मांग अपॉन निर्धारित प्लांट क्षमता इनटू उपयोगी समय। उपयोगी समय जितना है, यानी कितने समय वो प्लांट चला, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अधिकतम मांग जो भी आई उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। प्लांट की जो क्षमता है, मान लीजिए अधिकतम मांग उसकी 800 मेगावाट आती है, प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट है, और उपयोगी समय वास्तव में प्लांट कितने समय चला उससे उसको गुणा कर देंगे, तो हम इसका प्लांट यूज़ फैक्टर निकाल सकते हैं। लास्ट है इसमें यूटिलाइजेशन फैक्टर, कितने समय वो प्लांट उपयोग में आया। तो ये सब प्लांट से रिलेटेड हैं। शक्ति स्टेशन की अधिकतम मांग, जो भी किलोवाट आवर में जो भी मांग है वो सारी की सारी इसमें लिख देंगे अपॉन शक्ति स्टेशन की निर्धारित क्षमता, यानी टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड है वो न्यूमरेटर में लिख दी, उसकी क्षमता इनटू कितने घंटे वो चला उसको हमने गुणा करके इसका डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरीके से हम यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। ये सब यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूज़ फैक्टर, ये सब फैक्टर्स का मान 1 से कम होता है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना उस प्लांट के लिए अच्छा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है अगर मान लीजिए कम हमने यूनिट प्रोड्यूस किए तो कम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर हमने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए तो वो ज़्यादा यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसका मान होता है इन सब का 1 से कम है, सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, लेकिन ये जितना अधिक हो उतना ये अच्छा होता है। तो ये सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, हमें
इन सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ये ना सिर्फ इन परीक्षाओं में बल्कि आगे भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी काम आती रहेंगी। इस तरह से ये पहला अध्याय जो आपका है विषय E308 का भार और भार वक्र वो पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।